डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ह्यूमन मेल गोनैड्स के अंदर मेल गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। मेल गैमीट्स क्या होते हैं? ये स्पर्म होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन मेल गोनैड्स में 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स पर डे बनते हैं। टेस्टिस में बने हुए स्पर्म्स इमैच्योर होते हैं। ये मैच्योरेशन प्रोसेस के लिए टेस्टिस से लगी हुई एपिडाइडमिस में भेज दिए जाते हैं, जहां पर ये कंप्लीटली मैच्योर होते हैं और मोटाइल हो जाते हैं। मोटाइल मीन्स इनमें गतिशीलता आ जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुष जनन तंत्र वाला वीडियो आई बटन में जो दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आपको अवश्य देखना चाहिए, जिससे कि ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन मेल के टेस्टिस मुख्य जनन अंग होते हैं। ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म्स का निर्माण होता है। अब टेस्टिस के अंदर बहुत सारी पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर मीन्स नली की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आउटर वॉल होती है। ये आउटर वॉल है। आउटर वॉल जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है ये। ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियम जर्म सेल्स से बनी हुई होती है। ये जर्म सेल्स से बनी हुई होती है। इन जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जब ये बहुत सारी होती है तब ये स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। बहुत सारी यानी कि ये प्लूरल फॉर्म है। स्पर्मेटोगोनिया एक प्लूरल फॉर्म है। जब ये सिंगल होती है तब इसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। इसको जब ये सिंगल होती है तब ये स्पर्मेटोगोनियम कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आउटर वॉल जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर जो एक खाली भाग होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो खाली भाग होता है, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं इसको। ठीक है, स्पर्म जब प्रोड्यूस होकर तैयार हो जाते हैं तो इसी ल्यूमेन में कलेक्ट हो जाते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर्स में जो सेल्स पाई जाती है, आपको मैं बता चुका हूं, ये जर्म सेल्स कहलाती हैं। ये जर्म सेल्स जन्म के साथ ही एक निश्चित मात्रा में मिलती हैं, मगर इनमें एक अद्भुत क्षमता होती है। इनमें डिवीजन की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे ये थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ ये डिवीजन करके नई सेल्स बनती रहती हैं और ये सेल्स स्पर्म का प्रोडक्शन करती रहती हैं। इन जर्म सेल्स में इन्फिनेटली कई बार, अनगिनत बार रीजेनरेशन होता है, इनमें डिवीजन होता है। ठीक है, और स्पर्म का प्रोडक्शन पूरी लाइफ होता रहता है। इन जर्म सेल्स को हम प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन प्राइमरी जर्म सेल्स में बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्स और डेवलपमेंट होते हैं, जिसके बाद ये स्पर्म सेल्स का निर्माण करती हैं। इन स्पर्म सेल्स को स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स फर्दर डेवलपमेंट करके फुली मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया किस प्रकार से होती है। डियर स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को दो फेज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट फेज कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। फर्स्ट फेज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। इस फेज में एक जर्म सेल 8 स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती है। एक जर्म सेल से
8 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये स्पर्मेटिड्स फुली मैच्योर नहीं होते हैं, ये स्पर्म सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेज आता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया का दूसरा फेज है। इस फेज को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस फेज को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस फेज में कोई भी डिवीजन नहीं होता है, बल्कि इसमें इन स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म और डेवलपमेंट होता है और इनके मैच्योरेशन की प्रोसीजर होती है, जिसमें ये फुली मैच्योर होते हैं और कंप्लीटली मैच्योर स्पर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारी पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो आउटसाइड की वॉल होती है, आउटर जो वॉल होती है, उसको जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर कहते हैं। इस जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में जर्म सेल्स पाई जाती हैं। इन जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इन जर्म सेल्स की लेयर के साथ ही कुछ स्पेशल तरह की सेल्स और पाई जाती हैं। इन सेल्स को सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये सर्टोली सेल्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट, प्रोटीन और एंजाइम से भरपूर होती हैं। जब ये जर्म सेल्स डिवाइड होकर स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं, तो ये सर्टोली सेल्स इन जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली जगह होती है, इस खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। जब स्पर्म बनकर स्पर्मेटिड्स के रूप में तैयार हो जाते हैं, तो इसी ल्यूमेन में आकर कलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से कलेक्ट होने के बाद ये फर्दर आगे की ओर एपिडाइडमिस में भेज दिए जाते हैं, जहाँ पर ये फुली मैच्योर होते हैं और इनमें मोटेलिटी आती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आगे इन जर्म सेल्स में डिवीजन कैसे होता है और कैसे स्पर्मेटिड्स और उसके बाद स्पर्म का निर्माण होता है। आइए हम समझते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस तरह से होती है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर की जो लेयर है, इसको जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर कहते हैं। अब इस जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में से एक सेल, ये देखिए एक सेल, ये जो एक सेल निकली है, ये जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम कहलाती है। ये पेरेंट सेल होती है या वेजिटेटिव सेल होती है, जिसमें डिवीजन स्टार्ट होगा। ये जो जर्म सेल यहाँ आई है वो द्विगुणित है, 2n है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या डबल है, यानी कि 2n है, डिप्लॉयड है। ये 46 क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं। ह्यूमन बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, सभी में 2n क्रोमोसोम होते हैं। वैसा ही इसमें जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में जो सेल्स पाई जाती है, जर्म सेल्स, उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 2n ही होती है। ठीक है, इसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। अब इसमें डिवीजन जब स्टार्ट होगा, तो इस डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। ये माइटोसिस डिवीजन जो होता है, इसमें एक सेल 2 भाग में बट जाती है। एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन जाती है, मगर इसमें क्रोमोसोम की संख्या यही रहती है, 2n ही रहती है। इसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो 2n ही होंगे। माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है, तो ये क्रोमोसोम 2n ही रहे। ठीक है, इस जो माइटोसिस डिवीजन हुआ, ये माइटोसिस फर्स्ट कहलाता है। ठीक है, अब माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन जो हुआ, उसमें 2 तरह की सेल्स बनी। फर्स्ट जो सेल है वो टाइप ए सेल कहलाती है, ए टाइप सेल कहलाती है, और सेकेंड जो सेल बनी वो टाइप बी सेल कहलाएगी। अब ये टाइप ए और टाइप बी सेल में से जो ए सेल होगी वो इस पेरेंट सेल की यहाँ पर जगह ले लेगी। ठीक है, वापस इसको रिप्लेस कर देगी। मीन्स ये जो जर्म सेल यहाँ से निकली है, उसकी जगह खाली हुई है, उस खाली जगह को ये टाइप ए सेल यहाँ पर भर देगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जर्म सेल्स जो हैं, जन्म के साथ निश्चित मात्रा में ही प्राप्त होती हैं और इन्हीं में ही डिवीजन होता रहता है और ये एक दूसरे की जगह लेती रहती हैं। तो ये टाइप ए सेल इस जगह को रिप्लेस कर देगी, उसकी जगह पर आ जाएगी। आप देखिए, ये टाइप ए सेल यहाँ पर आ गई, उसकी जगह भर दी। उसके बाद क्या होगा, ये जो टाइप बी सेल है, ये टाइप बी सेल, डिप्लॉयड सेल जो है, इसमें होगा माइटोसिस सेकेंड। जो डिवीजन होगा वो सेकेंड माइटोसिस होगा। सेकेंड माइटोसिस में फिर ये जो 2 सेल बनेगी डिवाइड होकर, ये सेल भी
द्विगुणित होंगी यानी कि डिप्लॉयड होंगी, इनमें भी क्रोमोसोम की संख्या डबल ही रहती है, यानी कि 46 ही रहेगी, 2n ही रहेगी। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती है, गुणसूत्रों की संख्या एज इट इज डॉटर सेल में चली जाती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होती है। अब ये जो माइटोसिस सेकंड के बाद जो दो सेल बनी है, ये सेल कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या कहलाती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं, इनमें फर्दर मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा। मियोसिस डिवीजन क्या करता है? मियोसिस डिवीजन करता है कि ये क्रोमोसोम की संख्या को, गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है। ठीक है, तब ये मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा, ये मियोसिस फर्स्ट होगा, पहला मियोसिस डिवीजन होगा। इस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से यानी दोनों सेल में, दोनों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट जो होगा, उससे दोनों की दो दो सेल बनेगी। कुल मिलाकर ये 4 सेल्स बन जाएगी। ये जो 4 सेल्स बनेगी ये कहलाती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या कहलाती हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगी। अब ये चारों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, इनमें गुणसूत्रों की संख्या n हो गई, यानी कि आधी हो गई। यहाँ पर 2n थी, यहाँ पर n हो गई। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या अगर 46 थी तो यहाँ पर 23 ही रह गई। ठीक है, ये 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद इसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होगा। इन सभी में यहाँ पर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, और जो मियोसिस सेकेंड जो होता है वो माइटोसिस की तरह होता है। माइटोसिस की तरह मीन्स गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल में सेम रहती है। माइटोसिस डिवीजन मतलब गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती है, गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल में एज इट इज रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगा जो माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, तो मियोसिस सेकेंड के बाद ये जो सेल बनी, ये इनकी कुल संख्या 8 होती है, और ये कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। ये n होती है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या n ही रहती है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या क्या हुई? आधी हो गई थी। मियोसिस सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या सेम बनी रही, यहाँ पर आधी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मियोसिस सेकंड जो होता है वो माइटोसिस की तरह ही होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं है। तो यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या n मतलब 23 ही रहेगी। ठीक है, तो ये जो मियोसिस सेकंड के बाद जो 8 सेल बनी, ये हैप्लॉइड हैं, और ये 8 सेल्स ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं स्पर्मेटिड्स। इनको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? ये स्पर्म सेल्स होती हैं। ये कंप्लीटली मैच्योर नहीं है, अभी ये इनकम्प्लीट है, इनमें अभी मैच्योरेशन प्रोसेस होना बाकी है। तो ये 8 स्पर्मेटिड्स बन गए, यानी कि स्पर्म सेल्स बन गई हैं। ठीक है, अब ये फुली मैच्योर होने के लिए आगे बढ़ेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो जर्म सेल है, इसमें डिवीजन जब हुआ इस जर्म सेल में, तो ये डिवीजन होके कहाँ पर? इस तरह से यहाँ पर 1 से 2 बनेंगी, 2 से फिर 4 बनेंगी। इस तरह से ये सेल्स यहाँ डिवाइड होकर जो है अपनी संख्या बढ़ाती रहेंगी, और एट लास्ट जो है 8 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब जब ये डिवीजन की क्रिया चल रही होती है, तो ये जो है ये सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स इनको न्यूट्रिशन प्रदान करती रहती हैं। ये स्पर्म जो बन रहे हैं, इनमें डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है, डिवीजन हो रहा है, इनको सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देती रहती है, क्योंकि सर्टोली सेल्स में भरपूर प्रोटीन और एंजाइम, भरपूर न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ये सर्टोली सेल्स डिवीजन की क्रिया को हेल्प करती हैं, इनको जर्म सेल्स को हेल्प करती हैं डिवाइड होने में। डियर स्टूडेंट्स, अब जो स्पर्मेटिड्स यहाँ पर बन गए हैं, यहाँ पर जो स्पर्मेटिड्स बने हैं वो फुली मैच्योर नहीं है, तो इनकी मैच्योरेशन के लिए इनको आगे यहाँ पर ल्यूमेन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये फुली मैच्योर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ल्यूमेन में इनको भेज दिया जाता है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बीच में जो खाली जगह होती है, यहाँ पर ये ल्यूमेन कहलाता है। ठीक है, ये ल्यूमेन में फर्दर डेवलपमेंट के लिए भेज दिए जाते हैं, जहाँ पर इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। स्पर्मेटिड्स बनने के बाद जब आगे का इनका डेवलपमेंट होता है, तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस।
ठीक है। स्पर्म के डेवलपमेंट की, मैच्योरेशन की प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया किस तरह से होती है। ठीक है, लेट्स सी इट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो फर्स्ट फेज होती है जो कि कहलाती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान 8 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। 8 स्पर्मेटिड्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं वो बनते हैं। ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ये फर्टिलिटी के लिए इनकेपेबल होते हैं, इमेच्योर होते हैं। इनके अंदर कई तरह की सेल बॉडी होती हैं। ये सेल बॉडी क्या कहलाती हैं? गोल्गी बॉडी। और क्या कौन सी सेल्स बॉडी होती है इनके अंदर? सेंट्रियोल्स। और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सारी सेल बॉडीज स्पर्मेटिड्स के अंदर पाई जाती है। अब यहां से स्पर्मेटिड्स मैच्योर होने की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की सेकेंड फेज कहलाती है, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। डियर स्टूडेंट्स, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को 4 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 फेज कौन सी होती हैं? एक गोल्गी फेज। इस गोल्गी फेज में क्या होता है? ये देखिए, ये जो स्पर्मेटिड बना, 8 स्पर्मेटिड बनते हैं ना, ये जो स्पर्मेटिड बना इसमें क्या होता है? इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के साथ इसमें कुछ सेल बॉडी पाई जाती है जो मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है। अब ये जब गोल्गी फेज होता है तो ये गोल्गी फेज क्या करता है? गोल्गी फेज में क्या होता है कि ये गोल्गी बॉडीज जो है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं, कुछ एंजाइम बनाती हैं। एंजाइम एक्रोसोम के लिए एंजाइम बनाती हैं। ये देखिए, ये जो स्पर्म का ये फिगर बनाया, ड्रॉ किया हुआ है, ये इसमें एक्रोसोम है, ये न्यूक्लियस है और ये मिडिल, ये क्या कहलाता है? ये हेड कहलाता है। ठीक है, और ये मिडिल पार्ट कहलाता है, मिडिल पार्ट। ठीक है, और ये क्या कहलाती है? ये टेल कहलाती है। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड की जो सेल बनी है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है और इसके साथ ही इसमें कुछ सेल बॉडीज भी पाई जाती हैं। तो ये गोल्गी बॉडीज है इसके अंदर। ये गोल्गी बॉडीज क्या करती हैं? एक्रोसोम के लिए एंजाइम बनाती हैं, बहुत सारे एंजाइम बनाती है जो फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं। जब स्पर्म ओवा के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये बहुत सारे एंजाइम उस फर्टिलाइजेशन में इसकी हेल्प करते हैं। तो ये गोल्गी बॉडी एक्रोसोम के लिए एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज क्या होता है? एक्रोसोमल फेज कहलाता है ये वाला सेकेंड फेज। इस एक्रोसोमल फेज में क्या होता है? एक्रोसोम जो बना, ये जो एंजाइम बने, ये एंजाइम न्यूक्लियस के चारों ओर कंडेंस्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कंडेंस्ड हो जाते हैं, थोड़ा सघन हो जाते हैं और न्यूक्लियस की कैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैप बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि ये जब ओवा में प्रवेश करे तो ये डैमेज ना हो। ठीक है, इसका जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, ये डैमेज ना हो, नष्ट ना हो, तो ये कैप बनाते हैं। ठीक है, ये होता है एक्रोसोमल फेज। तीसरा फेज आता है टेल फेज। ये टेल फेज जो होता है, इस फेज में इसकी यहाँ पर एक सेंट्रियोल पाई जाती है। ठीक है, सेंट्रियोल ये स्टार की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये इस तरह की ये सेंट्रियोल होती है इस स्पर्मेटिड के अंदर। ये पूरा क्या है? ये स्पर्मेटिड है भाई साहब, ये स्पर्मेटिड है। ठीक है, ये स्पर्मेटिड में ये है न्यूक्लियस और ये गोल्गी बॉडीज हैं और ये सेंट्रियोल है। तो ये टेल फेज जब आती है तो ये सेंट्रियोल क्या करता है? थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है और ये लंबा होकर ये टेल का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है? ये स्पर्म की टेल का निर्माण करता है। ये जो है ये सेंट्रियोल। ठीक है, ये सेंट्रियोल स्पर्म की टेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब
टेल फेज के बाद आता है मैच्योरेशन फेज। इस फेज में क्या होता है कि स्पर्म मैच्योर होता है, ठीक है, मैच्योर होता है मीन्स इसके अंदर जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा जो साइटोप्लाज्म है वो टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से, जो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बाहर से जो लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं, वो डिफ्यूज होकर वो टेस्टोस्टेरोन वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उनमें डिफ्यूज होकर आ जाता है। अब वो डिफ्यूज होकर आता है तो वो क्या करता है, वो इस एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को बाहर निकालता है, ठीक है। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को जब एक्सेस साइटोप्लाज्म को जब बाहर निकालेगा तो इसकी टेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हुआ मैच्योरेशन फेज जहां पर एक्सेस साइटोप्लाज्म को लूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक स्पर्म बनके तैयार हो गया, ठीक है, ये रेडी हो गया स्पर्म, ये रेडी तो हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए अभी, लेकिन ये फिर भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉन मोटाइल है, ये चल नहीं सकता, इसमें मोटाइलिटी नहीं है, ठीक है। अब ये मोटाइलिटी इसमें आने के लिए क्या होता है, इस स्पर्म को एपिडाइडमिस में भेज दिया जाता है, ठीक है। एपिडाइडमिस में ये कुछ दिन रहता है, वहां पर ये मैच्योर होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी भर जाती हैं, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती हैं, दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ये कोशिका का जो है पावर हाउस है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्या करता है, ये एटीपी बनाता है, क्या बनाता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये स्पर्म को ऊर्जा देता है तो इसके अंदर मोटाइलिटी आती है और ये इसकी जो टेल है वो मूवमेंट करती है, और ये टेल मूवमेंट करके स्पर्म को आगे की ओर ले जाती है ढकेल कर, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एपिडाइडमिस के अंदर भर जाती है, वहीं पर इसके स्पर्म के अंदर मोटाइलिटी पैदा होती है, आगे बढ़ने की क्षमता पैदा होती है, वहीं पर ये फुली मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और फुली मैच्योर होने का बाद वहीं पर स्टोर हो जाता है। जब इजैकुलेशन का वक्त आता है, स्पर्म ट्रांसफर करने का समय आता है, तब ये वहीं से स्टोर हुए स्पर्म वहीं से पेनिस के थ्रू बाहर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया पूरा टॉपिक? उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।